अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 85 कैफ 1 का स्टार्ट हो गया जी। और आज हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको डील करता है हमारा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अच्छा जी, IAS 8 की थ्योरी रहती है, चेंज इन इक्विटी के चैप्टर की थ्योरी रहती है, इनके MCQs रहते हैं। ये सारी चीज़ें अब वैसे बार्ड वाला सवाल तो है ही, लेकिन ये सारी चीज़ें अब इंशाल्लाह इस सेकेंडरी के हिसाब में चलेंगी। यानी 7 बजे अब क्लास शुरू किया करेंगे, क्योंकि 7:10 पे तो आप लोग आदी हो ही गए माशाल्लाह। तो 10 से 15 मिनट पहले मैं स्टार्ट वाले, या कभी ऐसा होगा कि एंड वाले 10 से 15 मिनट इन पे लगाऊंगा। स्लोली ये करते रहेंगे। कैश फ्लो का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इस दफ़ा टेस्ट कर सकता है। वो पिछली बार लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से नहीं किया उसने टेस्ट, और 2 से 3 दिन आपको ज़रा मसला होगा, लेकिन उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको सबसे आसान लगेगा पूरी FR1 के अंदर, जो आपको पासिंग मार्क्स इंशाल्लाह बड़े आराम से देगा। 70% मार्क्स तो मेरे जैसा बच्चा भी ले लेगा। इसलिए थोड़ी तवज्जो चाहिए आपकी। शुरू इसलिए कर दिया, आज का दिन डिले इसलिए नहीं किया, मंडे को इसलिए नहीं किया कि ये सवाल अल्लाह करे आज हमारा पूरा हो जाए। तो इसी सवाल को आप संडे पे बैठ के 2 बार और कर लेंगे, 3 बार और कर लेंगे, जितना गुड डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा। 70% सवाल तैयार, पर्चे के अंदर करने के लिए सवाल तैयार हो जाएगा। ये वो बुनियाद है। इसलिए थोड़ा आज हफ्ते में इमरजेंसी नाफिज की। ये मैं तकरीबन हमेशा से ही हर सेशन में ही जुम्मा हफ्ता इन्हीं 2 दिनों के अंदर ही कोशिश करता हूँ कि ये हो जाए, ठीक है, ताकि संडे बीच में आ जाए। अच्छा जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी, इसके अंदर। लेकिन आज ज़्यादा फोकस लॉजिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे इतना नहीं होगा तो ज़रूर, लेकिन इतना नहीं होगा जितना कि आज सवाल के फॉर्मेट को समझने पे होगा, ठीक है जी। तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, उसे 3 दिन में जाके लॉजिक आपको क्लियर होंगी, तो आप परेशान नहीं होना, ठीक। तकरीबन ये 10 दिन हमारा टॉपिक चलता है। ये मेरी तरफ से तो यही है, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आगे पीछे भी कर सकते हैं इसको। पीछे तो खैर नहीं होता, एक आधा दिन 2 दिन ऊपर चले जाते हैं अगर आप लोगों का फीडबैक सही नहीं होता या मसला आ रहा होता है। लेकिन तकरीबन ये 10 दिन का ही टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। 15 एक नंबर का सवाल इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस दफ़ा। 15 से 18 नंबर का इसमें से आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है, इसमें हम जो है वो पूरे बिजनेस की एक्टिविटीज़ को 3 कैटेगरीज में बांट देते हैं, ठीक है जी। जिनमें एक कैटेगरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। क्या जी? अच्छा, फाइनेंसिंग मतलब नाम से क्या लग रहा है जी? पैसा आना, बिल्कुल। पैसे कहाँ से बिजनेस के पास आए? बिजनेस को चलने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है, और ये फंड्स बिजनेस को नॉर्मली 2 जगह से मिलते हैं। लोग ओनरशिप वाले लोग होते हैं, वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल, या अगर और भी पैसे चाहिए और ओनर्स के पास पैसे ना हो, नए शेयर होल्डर्स मिल ना रहे हो, तो कंपनी जो है वो बैंकों से लोन भी ले लेती होती है। ना करना चाहें शेयर इशू तो लोन भी। तो दो सूरतों में आपके पास फाइनेंस जो है वो रेज हो सकता है। कंपनीज फाइनेंस रेज कर सकती हैं शेयर्स इशू करके, और लोन्स लेकर, लॉन्ग टर्म लोन रेज्ड। अच्छा, लोन नोट इशू करके भी ये रेज कर सकते हैं, बैंक से लोन लेके भी कर सकते हैं। बहरहाल लॉन्ग टर्म लोन नोट्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होता है, ये थोड़ी सी बात EPS में पढ़ेंगे। बहरहाल लोन ले ले कंपनी, या शेयर्स इशू कर दे, इन दोनों सूरतों में कंपनी के पास कैश की मूवमेंट होगी, कैश इनफ्लो होगा, कैश इनफ्लो। और इस एक्टिविटी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हुए जो है वो इस शेयर्स के इशू करके कैश के आने को, वो लोन लेकर कैश के आने को, इसको हम कैश फ्लो के अंदर कौन से सेक्शन में, कौन सी एक्टिविटी के अंदर क्लासिफाई करेंगे? तो अगर कंपनी शेयर्स ड्यूरिंग द ईयर इशू करेगी तो नए शेयर इशू करने से इस साल के दौरान कैश आएगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर है। इस साल में क्या कैश आया, क्या कैश गया, ये हमने इसमें दिखाना है। तो अगर नए शेयर्स इस साल में इशू करेगी कंपनी, अच्छा ओपनिंग शेयर्स 10,000 शेयर इशू किए हुए थे, क्लोजिंग भी उतने ही है, तो कैश
फ्लो कोई होगा इस एक्टिविटी में शेयर कैपिटल की तरफ से? कोई शेयर नए इशू नहीं करेगी कंपनी तो नए शेयर इशू नहीं होंगे तो कैश इनफ्लो भी नहीं होगा। सही है। कोई नया लोन ना ले कंपनी पूरे साल के अंदर तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लोन कोई रेज नहीं हुआ तो फिर कैश फ्लो कैश इनफ्लो इसमें नहीं होगा। बात समझ आ रही है? बहरहाल अगर कंपनी शेयर इशू करे और कैश आए या लोन ले और कैश आए तो ये हम कैश का आना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्लासिफाई करेंगे। फॉर्मेट क्या है मैं अभी भी दिखाता हूँ, मैंने क्लासरूम से पहले ही बना के रख लिया, जो कि हर सवाल में हर रोज़ हम बना लिया करेंगे जितना बना हुआ उतना। ठीक है। अच्छा, जो लोग शेयर्स हम इशू करते हैं शेयर्स, तो जो लोग शेयर्स लेते हैं उनको रिटर्न क्या दिया जाता है? डिविडेंड पे किया जाता है। तो डिविडेंड में भी तो कैश आउटफ्लो होगा। अगर आप डिविडेंड पे करेंगे, शेयर्स इशू किए तो कैश आया, डिविडेंड पे करेंगे तो कैश जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिधर से आपने लोन ले रखा है उन्होंने भी तो आपसे रिटर्न लेना है, तो जिन्होंने लोन दिया है उनको आप रिटर्न किस फॉर्म में देते हो? इंटरेस्ट की फॉर्म में। ठीक है जी। तो इंटरेस्ट पेड भी क्या होगा? कैश आउटफ्लो। ठीक है जी। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट थिंग इज, चलो फिलहाल ऐसे ही चलने दो, इंपॉर्टेंट थिंग बाद में। अच्छा, उसके बाद कंपनी के पास फंड्स आ गए। अब कंपनी ने इन फंड्स को, इन पैसों को क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है। नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करती है कंपनीज, मतलब प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, लैंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट मशीनरी खरीदी, फिर वहाँ पर जो है वो फैक्ट्री बनाई। लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर कंपनी क्या करेगी? इन फाइनेंसेस को, इन पैसे जो आए इनको इन्वेस्ट करेगी बिजनेस के लिए। बिजनेस जनरेट होगा फिर। ठीक है ना। प्रॉफिट्स, ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सेटअप करना पड़ता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एक और एक्टिविटी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही होगी उसको कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्या कहते हैं जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा जी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या कुछ आ सकता है? आप थोड़ा सा मैंने बताया भी है आपको कि इसमें हम नॉन करंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। बातें नहीं करें बेटा आपस में, आप बस कर देना प्लीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपके पास पैसे आ गए, आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज किए। ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये लॉन्ग टर्म के लिए आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, डिविडेंड आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए आपने प्लांट मशीनरी लगा लिया, उससे आपको चीज़ें बनाकर फ्यूचर में फ़ायदे आएंगे। ठीक है, तो आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज किए। ठीक है जी, और लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करते हैं तो फिर बेच भी देते हैं। ठीक है, यानी आपने नॉन करंट एसेट्स खरीदे, क्या होगा? कैश इनफ्लो आउटफ्लो। आपने ड्यूरिंग द ईयर नए एसेट्स खरीदे। एसेट्स खरीदने की एंट्री तो आती है ना, करते आए आप, एसेट्स खरीद लेते थे। IAS 16 किया था तो एसेट्स खरीदते होते थे हम। तो एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा? कैश आउटफ्लो होगा। और अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स को आप बेच दें तो इनफ्लो भी होगा। ठीक है, डिस्पोजल भी तो होता था। तो अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स को आपने सेल कर दिया तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आपने ये जो इन्वेस्टमेंट की होती है इस पे आपको, मतलब अगर लॉन्ग टर्म एसेट परचेज नहीं किया बल्कि बैंक में कोई लॉन्ग टर्म के लिए डिपॉजिट कर दिया तो उस पर क्या आएगा? इंटरेस्ट इनकम आएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी। ठीक है, तो इंटरेस्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, अगर पैसे बैंक में रखवाए हुए थे तो इंटरेस्ट आ रहा होगा, अगर किसी के शेयर्स खरीद के रखे हुए हैं तो उस पर डिविडेंड, तो इन्वेस्टमेंट इनकम। दोनों ही इन्वेस्टमेंट इनकम होती है लेकिन हम इसको अलग अलग ज़रा नाम दे के रखते हैं। ठीक है जी, इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी कैश इनफ्लो होता है। ठीक है जी, तो इंटरेस्ट, बल्कि मैं इनकम की बजाय ज़्यादा अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूँ तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, कैश फ्लो बना रहे हैं ना, इनकम तो PNL में जाती है। फर्क इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड। तो ये जो है ये आपको कुछ मोटी मोटी एक्टिविटीज नज़र आ रही हैं जिनमें कैश इनफ्लो
या कैश आउटफ्लो होगा जो कंपनी के पास फाइनेंसिंग है उनको इन फाइनेंसेस अवेलेबल हैं उनको इन्वेस्ट करने से। ये इनफ्लोज आउटफ्लोज आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्लासीफाई करते हैं। अच्छा, अब आपने फिक्स एसेट्स खरीद लिए, उनको उनसे बिजनेस शुरू कर दिया, वहाँ इजाफी पैसे बैंकों में भी रखे, आपने किसी और के शेयर्स भी खरीदे, लेकिन असल में तो आपने अपना बिजनेस करना था। तो जो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स के अंदर आपने जब वो इन्वेस्टमेंट की है, इससे फिर आप चीज़ें बनाएंगे, बनाकर रॉ मटेरियल खरीदा, चीज़ें बनाई, फैक्ट्री लगाई थी, उनको फिर बेचा, बेच के पैसे आए। तो ये बेसिकली ऑपरेशंस चल रहे हैं। क्या होते हैं जी? ऑपरेशंस। ठीक है। आपके अब मिसाल के तौर पर आपका मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो आपने रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर चीज़ों को एंड यूज़र तक पहुंचाना है, ये सब क्या है? ये ऑपरेशंस हैं आप। ठीक है। तो तीसरी एक्टिविटी जो आपको ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर नज़र आती है, जो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक सेक्शन होगा, वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सेक्शन। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएगा, कैसे आएगा, ये देख लेंगे इंशाल्लाह। ये मैं इसकी हेडिंग नहीं दे रहा, ठीक है ना जी। इसमें एक फॉर्मेट है अपना बस स्पेशल एक, तो मैं वो जब करवाता हूँ तो वहाँ पे समझा देता हूँ आपको। ठीक है जी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आपके बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपके नॉर्मल ऑपरेशंस जो होते हैं वो आएंगे। नॉर्मल ऑपरेशंस, जैसे मैंने अभी कहा, आपके पास पैसे कम पड़ गए, आपने बैंक से लोन ले लिया, अब लोन लेकर उस पर इंटरेस्ट देना, क्या ये आपके नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट है? क्या आप इसको नॉर्मल ऑपरेशंस कहेंगे? नहीं नहीं, ये नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट नहीं। ऑपरेशंस तो ये थे कि आप चीज़ें बनाकर या खरीद कर आगे बेच रहे हैं। ठीक है। नॉर्मल ऑपरेशंस नहीं थे, इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में नॉर्मली हम इंटरेस्ट का पे होना नहीं शो करते। अच्छा, उसके बाद मसलन आपके पास पैसे इजाफी मौजूद थे, आपने जाके जनाब किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, उस पर आपको आ गई इन्वेस्टमेंट इनकम। अब ये भी क्या है? तो नॉर्मल ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं है। आपने अपना ये बिजनेस इसलिए तो नहीं सेटअप किया था कि आप लोगों के शेयर्स खरीद कर बेचा करेंगे। ये आपकी नॉर्मल एक्टिविटी का अगर पार्ट नहीं है तो ये भी क्या है? ऑपरेशंस का पार्ट नहीं। इसीलिए उसको आपने किस में रखा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है ना जी। तो ये बस याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आना है, आपके नॉर्मल ऑपरेशंस को हमने जो है वो डील करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये जनाब 3 एक्टिविटीज़ हैं, और इनको अब कैसे डील करने से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, जैसे कि कहीं तीसरे चौथे दिन जाकर आपको सारे जो लॉजिक्स वगैरह हैं वो क्लियर होंगे। इसलिए क्योंकि हैं काफ़ी सारी चीज़ें, नई चीज़ है, नया फॉर्मेट है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसमें मैंने नई सिखानी है। तो कुछ चीज़ों की समझ लॉजिक क्लियर होगी आज, कुछ की नहीं होगी, उनसे परेशान नहीं होना। ये 10 दिन चलना है, तो मैं भी इधर ही हूँ, आप भी इधर ही। अगर ज़िंदगी रही तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, बट सारी चीज़ें पहले दिन क्लियर नहीं हो सकती, माजरत के साथ। ठीक। अच्छा, अब 2 काम जो आपने सबसे पहले कर लिया करने। कैश फ्लो का सवाल शुरू हो, देखा परिचय में कैश फ्लो का सवाल आया हुआ है, बल्कि 3 काम। पहला काम तो या अल्लाह तेरा शुक्र है कैश फ्लो का सवाल आ गया, मैं पास होने के चांसेस बढ़ गए। पहला काम तो ये कर लीजिएगा, शुक्र कीजिएगा अल्लाह का। ठीक है। दूसरा काम, आपने कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाना है। ये लेजर्स तो क्योंकि आप लोग आए नहीं हुए थे तो मैंने इसलिए बना दिए, ये ज़रूरत के हिसाब से आपने आइटम बाय आइटम देख के ओपन करने होते हैं। ये आपका नहीं पहले बना होना चाहिए। यहां तक ये मैंने शुरू किया जनाब। पहला सफ़ा आपका होगा परिचय का, ये दूसरा सफ़ा होगा ये, तीसरे सफ़े पे आप हेडिंग दोगे वर्किंग 1, और वर्किंग 1 का नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस ये लिखकर फिर आपने छोड़ देना है, फिर आपने छोड़ देना है, फॉर्मेट इतना बनाना है बस। ठीक है। बाकी आगे लेजर तो बनने हैं, पर वो कितने बनने हैं वो तो मैं सवाल पढ़ता गया और मैं देखता गया, अभी भी हो सकता है कोई 1-2 और भी बन जाए। तो जितनी जगह थी मैंने लेजर्स बना दिए, वो क्योंकि आप लोग आए नहीं हुए थे। लेजर बनाने का टाइम मैं बाद में बचा लूंगा ना, आपको समझाने में लगा दूंगा वो टाइम। आप लोगों का कितना फॉर्मेट है, आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है। ये मैं इसलिए पास पेपर 4 है आई थिंक, देख लो जरा, पास पेपर 4 ही है जुनेद जंजुआ के नाम से, 3 है। चलो पेज नंबर भी बता दो अपनी किताबों का जी। 500 700, बस 700 ऐसे बोलना कि मुझे 500 लगे हैं। टारगेट रखो ये जिंदगी का जी बच्चों। अच्छा अभी तो देखो, किसी को समझ ना आ रही हो, अंग्रेजी भी लिखी हुई मेरी, तो इसलिए पढ़ भी रहा हूँ। परिचय में कैश फ्लो का सवाल आया। अच्छा 2 मेथड्स हैं इसमें, लेकिन फिलहाल आप समझो बस जिंदगी में एक ही मेथड है। ठीक है ना। ये मुश्किल भी यही है, मेन भी यही है, तो छोड़ो बस इसको, 2 मेथड्स हैं।
सवाल आया, कैश फ्लो का सवाल है, ठीक है जी। आपने जनाब सारा सवाल 2 बार पढ़ा, तीसरी बार आपने सवाल करने से पहले फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। ये तरीका करने वालों को 70% नंबर आसानी से मिलते हैं ना, ठीक है। अब क्या करोगे, नाम लिखा, किसी भी स्टेटमेंट के लिए 5 चीज़ें तो जरूरी है ना, ठीक है। ऑपरेटिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग करेंसी, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये 5 चीज़ हमने लिखनी थी, ठीक है। तो हमने नाम लिखा बिजनेस का, जुनेद जंजुआ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010, नाम आ गया, रुपीज 1000 है, मिलियन है, जो भी करना है आपने, ठीक है। उसके बाद 3 एक्टिविटीज मैंने कहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये 3 सेक्शंस आ गए, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहले सफ़े के ऊपर हेडिंग देकर सारा सफ़ा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए छोड़ दोगे, दूसरे सफ़े के ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की हेडिंग दोगे, दरमियान में करके फाइनेंसिंग की हेडिंग दोगे और सफ़ा खाली। आखिर में आपके पास ये 3 लाइनें बची होनी चाहिए टोटल, बिल्कुल एंड पे 3 लाइनें। ये पक्का फॉर्मेट बता रहा हूँ, हर सवाल बस इसी के अंदर ही हो जाया करेगा फिर, ठीक है ना। आखिर 3 लाइनों के ऊपर क्या लिखा होगा, ये तो मैं वैसे ही लिखता गया ना, आप थे नहीं। नेट कैश फ्लोज, कौन से नेट कैश फ्लोज, इधर भी इनफ्लोज आउटफ्लोज निकलेंगे, इस एक्टिविटी के अपने इनफ्लोज आउटफ्लोज नेट होकर यहाँ पे नेट इनफ्लोज आउटफ्लोज निकलेंगे, तीसरी एक्टिविटी के नेट कैश फ्लोज निकलेंगे। इन तीनों एक्टिविटीज के, ए मैंने लिख दिया इसको, बी इसको लिख दिया, सी इसको लिख दिया, इन सबको इकट्ठा करेंगे तो पूरे बिजनेस के नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे। तो ये आपकी थर्ड लास्ट लाइन में लिखा होगा, लिख लोगे पहले ही, नेट कैश फ्लोज थर्ड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट लाइन ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इस वर्किंग से उठाओगे और आंसर यहाँ पे बैलेंसिंग निकलेगा, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट लिखने की कोशिश की है मैंने, जगह कम थी, सही है। तो ये बीच वाली बातों को छोड़ो, फिलहाल मैंने आपको क्या कहा जी, कितना आपने फॉर्मेट बना लिया करना है सवाल शुरू होते ही। सबसे पहले नाम शाम लिख के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पहला सफा खाली, देन फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आधा सफा खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, उसके बाद आखिरी 3 लाइनों से ऊपर तक वो भी उसका, और आखिरी 3 लाइनों में ये क्या लिखोगे आप, नेट कैश फ्लोज प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करना है। वो कहां से मिलेगा, अगले सफे की वर्किंग वन पक्की वही रहेगी, समझो ये फॉर्मेट का ही हिस्सा है। और जब ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इसमें ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फिगर जो है वो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बराबर होगी क्लास में, ठीक है। और पर्चे में ये नहीं होगी, ज्यादा परेशानी होना, जैसे बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो भी पास हो जाता है बंदा, अगर ना हो टैली तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो आगे पीछे हो जाती है, ठीक है ना। बहरहाल अभी तो क्लास में तो होता रहेगा, ठीक है। अच्छा चलें अब आगे, अगली बात, इसमें नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट्स मैंने लिखा, खरीदे हैं या बेचे हैं, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आई है, इंटरेस्ट इनकम आई है, इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम, या इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म की, या इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म जो है वो सेल की तो कैश आया, तो कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज है कैश फ्लो का टॉपिक, कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इधर आ जाएंगे। आपने कोई लोन रेज किया, लोन लिया, कैश आया, लोन वापस किया, कैश रीपे हुआ, आपने कैपिटल नए शेयर इशू किया, कैपिटल रेज किया, कैश इनफ्लो कहां आ रहा होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। आपने डिविडेंड पे किया, अच्छा वो कहां लिखना है मैं बता देता हूं, बहरहाल डिविडेंड पे किया तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गई, ठीक है। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो मेथड हम करने लगे हैं ना, उसमें सीधा कैश नजर ही नहीं आना कि कैश आया कैश गया, बल्कि उसमें एक उल्टा सा तरीका है, ठीक है। तो पहले सफे के ऊपर फिर आप यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम कहाँ से स्टार्ट किया करेंगे जी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। फिर कुछ नॉन कैश आइटम्स की एडजस्टमेंट करेंगे। अब ये नॉन कैश क्या है, मिसाल देता हूँ जी, बिल्कुल डेप्रिसिएशन सबसे मशहूर है। प्रॉफिट आपने उठाना है पीएनएल से, तो प्रॉफिट की फिगर क्या कैश की फिगर होती है, प्रॉफिट की फिगर तो कैश की फिगर होती है, उसमें बहुत सारे नॉन कैश आइटम्स पड़े होते हैं। जैसे आपने गुड्स बेच दी, पैसे अभी नहीं आए, क्या एंट्री करते थे, गुड्स डिलीवर कर दी, क्या एंट्री करते थे, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, मतलब इनकम पीएनएल में तो आ रही है लेकिन कैश इनफ्लो तो नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस भी आप एक्रूअल बुक करते होते हैं, ठीक है। और ये तो चलो हो गए ना इनकम्स एक्सपेंसेस, जरा समझने में मुश्किल लगती है कि इनकम कैश नहीं है, भाई नहीं है, इनकम तो इनकम है, कैश रिसीव तो, आप इनकम बुक करने के लिए कैश का आना को जरूरी था, हमने कहा था इनकम जब अर्न कर लो रिकॉर्ड कर लो, कैश आना या ना आना ये कोई जरूरी, कैश आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आया तो भी एक्रूअल बुक करो। डेटर एक्सपेंस बुक करने के लिए उसका इनकर होना जरूरी है, तो पीएनएल में एक्सपेंस कब जाता है, जब इनकर हो जाए, कैश पे हो या ना हो, एक्रूअल की एंट्री क्या होती थी। तो प्रॉफिट इज नॉट कैश। फिर प्रॉफिट की फिगर तक आते आते डेप्रिसिएशन की एंट्री कर चुके हैं, और डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने सीखी थी बचपन में, आज मैंने तो वखरा वखरा बैठा देना आखिरी लाइन से जाकर।
जी डेप्रिसिएशन की एंट्री हमने सीखी थी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट नहीं होता। मतलब पीएनएल की फिगर में तो प्रॉफिट तक आते आते तो डेप्रिसिएशन भी लेस हुई पड़ी होती है, और डेप्रिसिएशन जो है वो तो कैश नहीं है। तो प्रॉफिट की फिगर अगर आपने उठाई है, कैश फ्लो के टॉपिक में लिखी है, तो इसको पहले थोड़ा छांटी करनी पड़ेगी, पाक साफ करना पड़ेगा। मिसाल प्रॉफिट की फिगर तक आते आते डेप्रिसिएशन लेस हुई पड़ी है, हम उसको ऐड करके उसका असर निकालेंगे। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते कोई गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल है, वो एडलेस हुआ पड़ा होगा। भाई गेन लॉस इज नॉट कैश। आप डिस्पोजल का अकाउंट बनाते थे, याद है? कैश की फिगर और होती थी, गेन लॉस और होता था। तो गेन लॉस यहां उल्टा देंगे और कैश इनफ्लो आउटफ्लो लेंगे। तो बस ये 2-3 दिन यही मसला रहना है यार, ये हो क्या रहा है। एक्रूअल सीख के आए ना। आपको यूहुरा वाला सवाल याद है? यूहुरा वाला ट्रायल गिवन था, कैश फ्लो के सवाल में ट्रायल गिवन था। मैंने कहा था कैश पेड की फिगर होती है, एक्सपेंस इनकम निकालते आ रहे थे हम। आपने अगर फाइनल अकाउंट्स किया है इंट्रो में, तो सारे फाइनल अकाउंट के अंदर आपको ट्रायल में पेड की फिगर होती थी, एक्सपेंस इनकम निकाल रहे होते थे। एनपीओ का टॉपिक करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बनानी होगी, सारे सवाल में एक्सपेंस इनकम ढूंढ रहे होंगे। यहां पे कैश फ्लो है, कहानी उलट हो जाती है, क्योंकि चाहिए कैश तो एक्सपेंस इनकम की फिगर नॉर्मली गिवन होती है, कैश हमें निकालनी पड़ती है क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो खैर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम्स की, फिर एडजस्टमेंट्स करेंगे वर्किंग कैपिटल आइटम्स की। क्या होता है, कैसे होता है, ये एरिया सबसे कम समझाऊंगा, वारदात का तरीका सिखा दूंगा। पर्चे में पास होने का तरीका आज सीख लेंगे, पर्चे के नंबर आ जाएंगे। हाँ, लॉजिकली 2 से 3 दिन लगेंगे इस एरिया को सीखने में, बाकी तो तकरीबन चीजें समझ आ जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता होता है, ठीक है ना जी। तो फिर कुछ लेजर्स हमने बनाने हैं, कुछ ठीक है लेजर्स नहीं बनाने, कुछ का साथ क्या ट्रीटमेंट करना, तो ये मैं अब आपको लिख के बताने लगा हूं। ओके, तो आपने कितना फॉर्मेट बनाना है, अब आखिरी बार बोल रहा हूँ। कैश फ्लो का सवाल आ गया, फिलहाल दुनिया में एक ही मेथड है कैश फ्लो का जो हम आज कर रहे हैं, ठीक है ना, दूसरा तो है ही नहीं ना। ठीक है, अब कैश फ्लो का सवाल आ गया तो आपने क्या किया, पहले सफे के ऊपर नाम नूम लिख के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग दी। फिर ये नहीं करना, फिर एक बार दूसरी वापस नहीं आना, बस एक ही बार ये काम कर लेना है। क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देकर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखना, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल आइटम्स 5 लाइनें खाली, नीचे को 2 चीजें लेस करनी है बताता हूं, आखिरी लाइन में बस ये बेशक ना लिखना, यहाँ पे टोटल आएगा। ठीक है, तो ये आखिरी लाइन आपकी पहले सफे की होगी, उससे ऊपर फिर सारा कुछ मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। हालांकि सारा सफा दो आइटम इधर 3 इधर, सारा सफा खाली पड़ा होगा, पड़ा रहा खाली भाई, आपको क्या है, ठीक है ना, आपने ऐसे ही करना है। ओके, अच्छा पहला सफा क्या किया जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नाम नूम लिख के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हेडिंग देकर फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करना है, पीबीटी, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश 5 लाइनें खाली, एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल 5 लाइनें खाली, बल्कि सारा कुछ खाली, एंड पे ये लिख देना, ये लेस वाले तो मैंने बताया नहीं अभी क्या आना है। ठीक हो गया, अगला सफा पलटना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 6-7 लाइनें खाली, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी 5 लाइनें खाली, और एंड से 3 लाइनें ये होनी चाहिए। थर्ड लास्ट लाइन नेट कैश फ्लोज, तीनों का नेट प्लस माइनस इकट्ठे कर दो, नेट में प्लस बना है माइनस बना है, नेट कैश फ्लोज। फिर उसमें अगली लाइन में ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो वर्किंग वन से मिलेगा, मैंने लिख दिया। ठीक है, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इन दोनों की, वो जो होगी वो इंशाल्लाह इसके बराबर होगी क्लास में, लाजमी हर सवाल में, तभी तो सवाल सही होता है, निशानी है ये अकल वालों के लिए। ठीक है, तो यहां तक वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तक ये आपने फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद आगे कहीं लेजर बनना है, कहीं कोई चीज उधर जानी है, वो फिर जरूरत के हिसाब से होगा सवाल की। ये तो मैंने टाइम बचाने के लिए, आप थे नहीं, मैंने कहा चलो जगह भी वेली पई है, क्लास भी वेली पई है, मैंने लेजर बना लिया। ठीक है ना, आपने इससे आगे नहीं फॉरवर्ड बनाना, इससे आगे फिर सवाल के साथ साथ चलना है। ओके, गॉट इट, सही है। अच्छा, अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है, इसके 2 मेथड्स हैं माशाल्लाह से, लेकिन हम एक जो मेथड कर रहे हैं इसका नाम भी नहीं बताऊंगा और दूसरे का नाम तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, तो मैं इसका नाम नहीं बता रहा। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है, इसमें जो मेथड मैं आज करवा रहा हूं आपको, ठीक है, इस मेथड में मैं आपको अब आज सिर्फ जुगाड़, तरीका, वारदात, सवाल करने का तरीका, फॉर्मेट, कैसे करना है सवाल शुरू, कैसे फिगर कौन सी निकलनी है, 70% सवाल तैयार करना है आज मैंने। इसमें बहुत सारी चीजों में मैं लॉजिक नहीं दूंगा आपको, अल्लाह करे पूरा हो जाए, अल्लाह करे पूरा हो जाए। ठीक है, अच्छा अब मैं मेथड का नाम भी इंशाल्लाह लिखूंगा, कभी तो लिखूंगा, जब दूसरा आएगा तो इसका नाम तब लिखूंगा। ठीक है, अच्छा अब जी सबसे पहला काम
फॉर्मेट बना लिया आपने, फॉर्मेट तो पहली चीज़ है, ठीक है, फॉर्मेट बन गया। उसके बाद मेरा पहला जो आपको जो है वो मशवरा होगा, अर्ज होगी, हुक्म मैं कहाँ कर सकता हूँ आपको, ठीक है, वो अर्ज ये होगी कि हर आइटम बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बना लें, बनाएंगे। लेकिन बेटा इधर देखो जरा, लेजर बनाएंगे सिवाय आपने क्या बोला? ये कैसे पता लगा आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? पहले कहीं से पढ़ा हुआ है? यूट्यूब से पढ़ के आया हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, उनको वर्किंग अलग नजर आ गई थी, चलो उन्होंने इसलिए कह दिया, क्योंकि उनको ये नजर आया कि इतने लेजर बने, लेकिन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेजर में नहीं था। मुझे लगता है उन्होंने ऐसे जुगाड़ लगाया, और वैसे क्या सही दिया उन्होंने, ठीक है, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड वर्किंग कैपिटल आइटम्स। सिवाय यानी कि पहला असूल क्या बना जी? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और एक और चीज है वर्किंग कैपिटल आइटम्स। वर्किंग कैपिटल आइटम्स के क्यों ना लेजर बनाए? उसका भी अलग सेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मैं जगह बना के आया हूं, और बताया ना, बस ये दो चीजें जो होंगी, इसमें आता क्या क्या वो तो मैंने भी नहीं बताया फिलहाल। तो अहमद भाई मैंने क्या बताया आपको? नींद आ रही है आज, है ना? आज नहीं सोंदा था आड़ा, आज सो गए थे फिर सो गए। क्या मैंने सारे जान को नहीं बताया, पूरे पिंड नहीं पता वर्किंग कैपिटल आइटम्स क्या होते हैं, तो तुम पता पहले लग जाना था, बताऊंगा तो पता लग जाएगा, ठीक है? पूरे पिंड को भी नहीं पता, अभी सिर्फ मैंने इतना बताया कि आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट के अंदर ये करना है, ठीक है ना? अभी वो क्या है उसके अंदर वो तो बताना है अभी, ठीक है? अच्छा जी, कैश फ्लो का ये जो हम कर रहे हैं मेथड, इसके अंदर आपने बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाना है, सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और वर्किंग कैपिटल आइटम्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब इसमें क्या होता है ये भी बताना है अभी तो मैंने, तो स्टेप बाय स्टेप। वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका लेजर नहीं बनाना, बल्कि इसके लिए क्या है हमारे पास? इसके लिए वर्किंग वन है, मैं यहाँ वर्किंग वन लिख रहा हूँ, वर्किंग वन हमेशा हमारी यही रखेंगे ना हम, ठीक है? सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के और वर्किंग कैपिटल आइटम्स के। हुण आ जाएगा तेरा वर्किंग कैपिटल भी की होंदा है? वर्किंग कैपिटल आइटम्स। और लिख ला भाई, लिख ला, तेरी मेहरबानी। अच्छा जी, अब वर्किंग कैपिटल आइटम्स ये कहाँ जाएंगे? ये बच्चों मेन फॉर्मेट में, ठीक है ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनका सेक्शन होता है, ठीक है जी? सेक्शन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लिखा हुआ, ठीक है ना? ऑपरेटिंग एक्ट बस नजर आ रहा है, ठीक है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इनका सेक्शन है, इस वजह से इनका भी लेजर नहीं बनाना, ठीक है जी? अच्छा, अब इनमें आता क्या क्या है भाई? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर याद रखिएगा, कैश और उससे मिलती जुलती चीजें आएंगी, कैश और उससे, अब कैश खुद आएगा, कैश से मिलती जुलती चीज, बैंक में पैसे पड़े हैं वो भी कैश ही है, कैश इक्विवेलेंट ही है। अच्छा, फिर आपने शॉर्ट टर्म कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है जो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश है, मतलब अभी आपको पैसे चाहिए, जैसे बॉन्ड्स भाई ने बोले, ठीक है, प्राइस बॉन्ड रखे हुए हैं, वो बिल्कुल ऑन डिमांड आप उनको एकदम अभी जरूरत पड़ी है, एकदम अभी तोड़वा के उनको कैश में, तो रेडिली कन्वर्टेबल अगर हैं आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, तो वो भी आपका कैश इक्विवेलेंट है। तुम बोल लो, अब तुम मुंह इधर करना, मैंने उधर ही मुंह कर देना तुम्हारा। आज नहीं है दिन मजाक का जी। अभी फिर नान साहब ने भी आ जाना है, आज ले देना मुझे 15 मिनट, आज उनसे लेके देना, आज मुझे आज मनवाओ ना फिर उनको, फिर चुप करके बैठो। अच्छा, वैसे लेने पड़ेंगे आज। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वो वाली कैश इक्विवेलेंट हैं जो रेडिली कन्वर्टेबल हों, पूरे आपके पास से, पर सिर्फ एक बार उसने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लिख के साथ लिखा इतनी रेडिली कन्वर्टेबल है और इतनी नहीं है,
वरना कभी नहीं लिखा। इसलिए कभी भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आएगा तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, ये रेडिली कन्वर्टेबल ही है, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने कहा जी कि कैश इन हैंड, यानी कैश इन हैंड सवाल के अंदर गिवन होगा तो उसका लेजर नहीं बनाना। कैश एट बैंक, उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन कौन सी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, जो कि रेडिली कन्वर्टेबल हो, रेडिली कन्वर्टेबल, पूरा नहीं लिख रहा आप, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, जाहिर है कैश फ्लो बना रहा हूं तो रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश मैंने बोल दिया, रेडिली, ये कन्वर्टेबल लिखा है मैंने, पूरा नहीं लिखा, रेडिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का स्टैंडर्ड कहता है कि ये तो हो गया ना वो कैश जो आपको समझो ऑन डिमांड आ रहा है। भाई हमारा मशवरा है कि स्टैंडर्ड का मशवरा है कि जो ऑन डिमांड आपको कैश पे करना पड़ता है ना, ऑन डिमांड, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये मतलब हर वक्त आप पेबल इस तरह से होता है ना हर वक्त कि आपको जो पैसे आते हैं वो भी आप इसी अकाउंट में डालते हैं, तो जो लेते हैं वो भी इससे लेते हैं, तो हर वक्त ऑन डिमांड वो यूज हो रहा होता है, तो वो कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो वही कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो का स्टैंडर्ड कहता है, I7 कहता है कि जी आपने ये पॉजिटिव, ये कैश का आना, ये पॉजिटिव कैश जो रेडिली आपको कन्वर्टेबल इनटू कैश रेडिली अवेलेबल है, कैश आपके पास एसेट टाइप है, तो जो रेडिली आपको देना पड़ जाए, ऑन डिमांड देना पड़ जाए, वो कैश, नेगेटिव कैश भी इसी वर्किंग में डाल दो। जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव आते जाएंगे और ये दूसरे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, और नेट कर देंगे, नेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो तीसरी, ये तीन चीजें तो हो गई। अब कोई शॉर्ट टर्म लोन्स आए तो उनका लेजर ना बनाना, उनको भी इधर ही लिख देना, शॉर्ट टर्म लोन्स, खामोशी केस में हो शॉर्ट टर्म लोन्स इधर बैंक दो, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओडी, बैंक ओडी, और रनिंग फाइनेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, रनिंग फाइनेंस याद है ना, वो जो हमने किया था उसमें देखा था IAS 23 में, तो बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन्स हो तो वो भी, बस फर्क ये है कि आपके ऊपर वाले पॉजिटिव कैश इक्विवेलेंट हैं, ये वाले नेगेटिव कैश इक्विवेलेंट, इनको नेट कर लेंगे। अब ये मैक्सिमम है, अब किसी सवाल के अंदर भी ये कभी पांचों नहीं आए, बल्कि ज्यादा सवालों में सिर्फ इनमें से कोई एक आध पड़ा होगा, कैश एंड बैंक लिख देगा एक लाइन, या सिर्फ बैंक लिखा होगा, सिर्फ कैश लिखा होगा। बहुत हद हो जाए तो किसी सवाल में कैश आ जाएगा, इधर बैंक ओडी भी आ जाएगा। मैंने मैक्सिमम शायद ये देखा है किसी के अंदर ये आ गया हो, कैश आ गया और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ गई हो, यानी कि दो को ज़्यादा से ज़्यादा आइटम आते हैं, लेकिन हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली, ठीक है, हमने अपनी तैयारी। तो यानी कि आज मैं ये पहली और आखिरी बार सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रहा हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, वो इधर ना लिखो आप, इधर सिर्फ वही लिखना जो है वहां पे लिख दिया मैंने। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव आते जाएंगे, ठीक है जी, जो होंगे, जो नहीं होंगे मैं आज खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, रनिंग फाइनेंस अगर आ जाए तो लिखोगे और यहां पर नेगेटिव साइन लगा दोगे। शॉर्ट टर्म लोन्स यहां पे लिखोगे, और तो ये मैं देख लेता हूं जौन सा होगा बस वो लिख लेंगे हम सवाल के अंदर, लेकिन मैक्सिमम यही है। तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मेट इसलिए बना दिया कि ये पहली बार हम फॉर्मेट बना रहे थे, इससे बाहर इंशाल्लाह इस वर्किंग का कोई आइटम नहीं जाएगा। और एंड पे हम कर लेंगे टोटल्स, तो ओपनिंग उठेगा यहाँ से, इधर जाकर लिखेंगे और क्लोजिंग इधर से छुपा लेंगे और घर आके ये हाथ उठाएंगे, क्योंकि यहाँ से उठाया तो पेपर में तो टेंशन हो जाएगी, वो मैच नहीं हुई। अच्छा चले, सही है, चलते हैं आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की वर्किंग में मैक्सिमम ये आइटम्स आ सकते हैं, ठीक है जी, समझ आती है बात। अच्छा, उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हो गया ये, यानी कि बैलेंस शीट का सवाल, बैलेंस शीट को पढ़ते हुए हर आइटम को कहाँ लेके आना है कि लेजर्स में, जैसे लैंड बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट आइटम है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो नहीं है ना, तो कहाँ ले आएंगे, लेजर में। अच्छा बिल्डिंग, अच्छा शेयर कैपिटल,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शेयर कैपिटल। हाँ, तो फिर लेजर नहीं, फाइनेंसिंग तो बात की बात है, उसका कैश फ्लो निकल के इधर आएगा। फिलहाल तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये तो यहाँ पे तो आंसर जाने हैं। अभी तो सवाल शुरू कर चुका हूं ना, इधर वर्किंग्स कर रहा हूं। तो शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, नॉन करंट एसेट्स हो गए जो कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है और बैलेंस शीट में नजर आ रहा है आपको, उसको आपने क्या करना है, लेजर उसको ओपन करना है। ओपनिंग क्लोजिंग 2 साल की बैलेंस शीट लाजमी गिवन होगी सवाल में, कैश फ्लो के सवाल में लाजमी होती है की बैलेंस शीट, उसके बगैर तो सवाल नहीं होता। तो ओपनिंग क्लोजिंग ऐसे करके ही लेजर्स में ले आएंगे। कोई मसला? तो जो लेजर्स में आ गए लेजर्स में आ गए, जो इधर आ गए वो इधर आ गए। अच्छा, मैंने अभी ये बात बोली तो मैंने कोई डेटर का नाम नहीं लिया, क्रेडिटर का नाम नहीं लिया। नहीं जी, ना तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे, ना ही ये लेजर में आएंगे। यही तो हैं वो वर्किंग कैपिटल आइटम्स। अब वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन आप बीएफडी में शायद जाके पढ़ें, शायद एमएफए में पढ़ेंगे, ठीक है, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन मैं आपको फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूं जितनी को मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। वैसे हम रेशियोज के टॉपिक में भी वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी पढ़ेंगे, तो वहां पे भी आपको यही आइटम नजर आएंगे। वर्किंग कैपिटल बेसिकली कहते हैं करंट एसेट्स, असल में तो वर्किंग कैपिटल कहते हैं करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटी, फॉर्मूला है ये। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है जी? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन मैंने ये फॉर्मूला आपसे नहीं लगवाना, बल्कि मैंने सिर्फ ये आपको बताना है कि वर्किंग कैपिटल आइटम्स क्या हैं। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को वर्किंग कैपिटल आइटम्स कहते हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ये है, बट मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इतना बताना है आपको वर्किंग कैपिटल आइटम्स का मतलब क्या है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो भाई इतनी सारी गालियां, फॉर्मूला को साइड पे करो, ये आप बीएफडी में पढ़ना जाके, तो या आप एमएफए में। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को क्या कहते हैं जी? तो वो करंट एसेट्स और वो करंट लायबिलिटीज जो कि अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि जाहिर है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो पहले ही अपनी वर्किंग में जा चुके हैं, ठीक है। तो उसके अलावा भी कोई होते हैं जी वर्किंग कैपिटल? हाँ, बहुत सारे होते हैं। डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटी। डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, कैश तो उधर चला गया, बैंक तो उधर चला गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट उधर चलेगी वर्किंग वन में। तो डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, प्री पेमेंट्स हैं, एक्रूवल्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, ये सब क्या हैं? करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज। रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल, वेजेस पेएबल, करंट लायबिलिटीज। डेटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री, प्री पेमेंट्स क्या है? करंट एसेट्स है। और क्या होते हैं करंट एसेट्स, ठीक है। तो वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, पहली बात वर्किंग कैपिटल कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल आइटम सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज है। लेकिन मेरे कैश फ्लो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो साइड पे हो गए, जो बाकी बच गए वो करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, उनको आपने कहां लेके आना है? फेस के ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की चेंजेस में। तो ये है वर्किंग कैपिटल आइटम्स की चेंजेस, अहमद भाई, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखना है हमने, मैं बार बार कह रहा हूं, सारी चीजें पहले दिन पता भी नहीं चलेंगी, ठीक है। तो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अलावा सारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज जो हैं वो हैं वर्किंग कैपिटल आइटम्स, और इनको हम ले आएंगे। हम इनका ट्रीटमेंट क्या है जी? इनका ट्रीटमेंट क्या है जी कि देयर चेंज का मतलब क्या है? ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ इंक्रीज या डिक्रीज है, और ये चेंज इसी को कहते हैं ना। साल के शुरू में इतना था, साल के एंड पे इतना हो गया, तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे आते हुए चेंज क्या आया? बढ़ गया। चेंज क्या आया? कम हो गया। चेंज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। इन्वेंट्री साल के शुरू में 10,000 थी, साल के एंड पे 8,000 है, चेंज जी कम हुई है। डेटर साल के शुरू में ओपनिंग 6,000 था, साल के एंड पे 7,000 हो गया जी, चेंज क्या हुआ है? 1,000 बढ़ गया। दिस इज चेंज। तो चेंज इज शोन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन, ठीक है जी। अब इसको कैसे याद करेंगे? ये तो बड़ी साइंस हो जाती है, बड़ी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इतने सारे मामलात हो जाने। क्या भी कभी करंट एसेट, कभी एसेट है तो बढ़ रहा है, कभी एसेट है तो कम हो रहा है, कभी लायबिलिटी है तो बढ़ रही है, कभी लायबिलिटी है तो कम हो रही है। तो कैसे याद रखेंगे? तो उसका जुगाड़ है मेरे पास, ठीक है। एक एरर फ्री तरीका है पर्चा पास करने के लिए। आपको एक तरीका बताऊंगा,
बाकी पर्चा पास करने वालों को बता रहा हूँ, जिनको लॉजिक ही देखनी है वो भी थोड़ा वेट करें, ठीक है, एक आध दिन का। उसके बाद जी अगला काम जो है वो इंशाल्लाह सवाल के अंदर देखेंगे। और आज बहुत सारी चीज़ें जाहिर सी बात है नहीं आनी है, ये बैड डाउटफुल डेट, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता एक्रूवल्स ये 1 बाय 1 करके आती जाएंगी, पर आज पहला सवाल है ज़िंदगी का, तो आज ज़रा बस इस पर फोकस करना है। आज मैंने आपको सिखाना है ये जुगाड़ कि इस चेंज को कैसे वहाँ पे ट्रीट करना है कि बगैर समझे भी मुफ्त के नंबर पक्के हैं। उसके बाद थोड़ा सा फॉर्मेट समझ में आए, जो मैंने ये बात की है इसको ज़रा प्रैक्टिकली अप्लाई कर लें, ठीक है। तो आज बस इतना ही कैश फ्लो का सवाल है और फिर उसको ख़त्म करने को सीखना है आज, ठीक है। बाकी ये सफ़ा भर जाना है इंशाल्लाह, ये मेरी बातों से ही। आपने असूलों के लिए ना 2 सफ़े रख लेने हैं यहाँ पे इस टॉपिक में ना, असूलों के लिए 2 सफ़े खाली छोड़ के तीसरे से शुरू कर दे। और अगर सवाल शुरू कर दिया है तो 3 सफ़े तकरीबन 4 सफ़े आज सवाल पे आएंगे, तो 5 में से असूल लिख लेना और वहाँ पे 2 सफ़े छोड़ देना, ठीक है। मुख्तलिफ चीज़ें ऐसे ही लिखेंगे हम। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर एक मेथड ये लिख रहा हूँ। अभी इसके नीचे बैड डाउटफुल डेट की डिस्कशन होगी, स्पेशल कोर बात है तो वो आएगी, चलेंगी बातें। फिर इसी तरह से दूसरा मेथड आएगा, उसके ऊपर इस तरह से कुछ बातें आएंगी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके हम सीखा करेंगे चीज़ों को। बहुत आसान टॉपिक है, बट 2 से 3 दिन आपने ज़रा सब्र का मुजाहरा करना है, ठीक है। इंशाल्लाह चौथे दिन, अभी मैं एडवांस बोल रहा हूँ, चौथे दिन आप खुद कहेंगे कि कैश फ्लो तुम ही तो हो, ठीक है। चले, अच्छा जी, क्वेश्चन है आपका नंबर 3, जुनेद जंजुआ। इस सवाल को आप देखें, सवाल आपको देख रहा है और मैंने बैलेंस शीट के बारे में आपको कुछ बताया है, अभी इनकम स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। फिलहाल बैलेंस शीट के बारे में जो बताया है, उसके बारे में जो बताया वो अप्लाई ना कर लें। अभी मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर बनाना है सिवाय कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के। तो कैश निकल गया, है शॉर्ट टर्म लोन निकल गया, ये 2 कहाँ चले जाएंगे, वर्किंग 1, ठीक है। फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल आइटम्स भी लेजर में नहीं जाने, तो अकाउंट रिसीवेबल निकल गया, इन्वेंट्री निकल गया, प्रीपेड इंश्योरेंस निकल गया, ऑफिस सप्लाई निकल गया, तो ये लेजर में आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लैंड का लेजर, बिल्डिंग का लेजर, अकोमोडेशन का भी लेजर होता है, इक्विपमेंट का लेजर, उसके कॉन्ट्रा का लेजर, बैलेंस शीट आइटम है ना। फिर अकाउंट पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम, वेजेस पेएबल वर्किंग कैपिटल आइटम, फिर शॉर्ट टर्म लोन ये तो वर्किंग 1 में चला गया, फिर 2 ही बचे लेजर, एनी सारी गल है, और ठीक है। अच्छा, अब वैसे तो आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं पहले आपको कैश जो है वो लिखवाऊं, फिर अकाउंट रिसीवेबल आए तो मैं कहूँ जरा इसको रोको भाई, इसको हमने वर्किंग कैपिटल आइटम में लेके जाना है, उसका इंतजार कराऊं, फिर इसको इसका लेजर बना लूं, इसका इंतजार कराऊं, इसका इंतजार, यानी कि वर्किंग कैपिटल वालों को इंतजार पे इसलिए डालूंगा कि आज पहली बार मैंने ये जुगाड़ सिखाना है। वरना हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि हम पहले एक बार सवाल पढ़े उसमें से हम वर्किंग कैपिटल आइटम ढूंढे, फिर एक बार सवाल पढ़े उसमें से हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ढूंढे, फिर सवाल पढ़े उसमें से हम लेजर्स ढूंढे, और हम ये सवाल ही पढ़ते रहे, 10 बार सवाल पढ़े ना। सवाल को यहां से शुरू करेंगे और जो जहां का है खमीर वहां पे उसको पहुंचा देंगे, ठीक है ना। ये अब जैसे ही सामने आया कैश, तो ये कहां जाना है, वर्किंग 1, फॉरन वर्किंग 1 में लिखेंगे। आगे आए वर्किंग कैपिटल, इसका ट्रीटमेंट जो सिखा दूंगा आज कल से ऑनवर्ड ये होगा, वो ट्रीटमेंट फॉरन करके फिर इधर, ठीक है, इस तरह चलते जाएंगे। लेकिन आज जरा थोड़ा सा वर्किंग कैपिटल आइटम्स को एक साइड पे कर रहा हूं, क्योंकि इनको जरा बताना है ना अलग से कि इनका जुगाड़ क्या है। तो अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस, आज के बाद ऐसा नहीं होगा, आज के बाद लगातार दोबारा सवाल दोबारा पढ़ने में भी टाइम लगता है, नहीं पढ़ेंगे हम, एक बार शुरू करेंगे एंड तक आएंगे और सारी बैलेंस शीट सवाल में से फारिग हो चुकी होगी, हमारी वर्किंग में हमारे सफे के ऊपर आ चुकी होंगी, ठीक है। उसके बाद अकाउंट पेएबल और वेजेस पेएबल, ठीक है जी। बस अभी ध्यान से इधर देखें, अभी अभी शुरू हुआ है जी, समझे, काम अभी शुरू हुआ है, ठीक है। पहले तो हम ऐसे ही बस गप लगा रहे थे, गप, लेकिन अभी ध्यान से देखना ये। अच्छा, अब बाकी जो रह गई हैं चीजें, ये 2 ही हैं, या तो ये वर्किंग 1 है या लेजर वाला आइटम है, ठीक है। अब देखिएगा बड़े इत्मीनान से, पहले नहीं लिखना, पहले मुझे मौका देना है, उसके बाद 30 सेकंड आपको मौका दूंगा, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने 30 सेकंड में वहां पहुंचानी, मेरे से 1 मिनट लग जाएगा, आपने 30 सेकंड में पहुंचानी है, ठीक है। चेक करो, कैश ओपनिंग 1000 में कर रहा हूं, ओपनिंग, ये बड़े ध्यान से देखना है सवालों में। वैसे तो पक्का ऐसा ही होगा, बैलेंस शीट्स गिवन होती हैं कि ये करंट ईयर होगा क्लोजिंग और ये ओपनिंग होगा, यानी पिछले साल का क्लोजिंग है, ये इस साल का क्लोजिंग है, तो पिछले साल क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग होता है ना, तो ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। लेकिन कभी कभी सवाल फनकारी लगा के इधर ओपनिंग दे देते इधर क्लोजिंग दे देते, तो उसी अन्य वाह आदि, ये ओपनिंग है ये क्लोजिंग है, सारा सवाल
क्लोजिंग ओपनिंग बनाओ और ओपनिंग क्लोजिंग बनाओ, ऐसा ना करना, एक बार ध्यान से देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। बहरहाल आज तो हमारा सवाल ऐसे चल रहा है, ये ओपनिंग है, ठीक है जी, और ये क्लोजिंग, ठीक है जी, ओके डन। चलो अब 32 और 145 क्या है जी, ये कैश है, क्या है ये कैश है, कहां जाएगा, कैश इन हैंड है, सिर्फ कैश लिखा हुआ है, सिर्फ कैश लिखा हुआ, चलो मैं कैश इन हैंड ही समझ लेता हूं जी। 32 145 पॉजिटिव आ गया, बस उधर से निकल गया। अब दोबारा जिंदगी में इधर आके इसको नहीं देखेंगे, बस चला गया उधर। ये तरीका होगा इंशाल्लाह, और कल से तो इंशाल्लाह, मतलब मंडे से तो इंशाल्लाह ये छोड़ेंगे भी कुछ नहीं इस तरह से कि दोबारा आना पड़े सवाल पे, एक तरफ से लगेंगे, और इनमें एडजस्टमेंट्स भी होंगी अदर इंफॉर्मेशन में, वो पढ़ लें ना सवाल पहले, तो वो भी यहां से ले जाएंगे वर्किंग के अंदर, यहां नहीं कुछ छोड़ना हमने, पहली बार जब यहां से गुजरना है ना, सफाया करके जाना है यहां से। ये पूरा सफाया करने के बाद फिर एडजस्टमेंट 3-4 होंगी, वो करने के बाद सवाल में बैलेंसिंग मुफ्ते नंबर जी। अच्छा, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, यार थोड़ा इंतजार करो, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो यार, इधर तक होना चाहिए ये ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही। अकाउंट रिसीवेबल है, फिर ये सही है ना, अब मुझे मिक्स हो रहा था, ले तो अकाउंट रिसीवेबल को अभी पेंडिंग किया है क्योंकि ये वर्किंग कैपिटल आइटम है, इसके अंदर एक थोड़ा सा जुगाड़ सिखाना है, ठीक है, मुफ्त के नंबर फिर पक्के वहां पे भी। ये क्या जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, हाँ जी वर्किंग कैपिटल आइटम है, नहीं ये तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, वर्किंग वन में जाएगा, है ना अहमद, लेजर है, लेजर है, साथ साथ बोलना है, लेजर है जी। तो सबसे पहला लेजर जो बना वो है लॉन्ग टर्म, अब ये मेरी वर्किंग है, मैं एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, किसी को तकलीफ है तो होती रहे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओपनिंग 104 नहीं यार, ओपनिंग 104 नहीं यार, शेयर बन गया, और यार ये है भाई 170 और 220। अच्छा अभी तो देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये एसेट है या लायबिलिटी है, कहते हैं एसेट, एसेट है या लायबिलिटी है, जाग जाओ काम शुरू हो गया अब, ठीक है, फॉर्मेट खत्म, गप्पे खत्म जी, एसेट है या लायबिलिटी है, एसेट है। तो यार ये ध्यान रखना है बस, लेजर बनाते हुए एसेट या लायबिलिटी का ओपनिंग क्लोजिंग लिख लो, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या, एसेट, ब्रॉड डाउन किस तरफ आएगा, अब बताओ कितना है ओपनिंग, अच्छा, और क्लोजिंग कितना है, लो ये लेजर बन गया, इस तरह से लेजर वाले इसको लेके आना, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल में देखते हैं, फिर वर्किंग कैपिटल में देखते हैं, फिर आज ऐसा कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे, कल ये जब आएंगे तो चूंकि हमें पता होगा कि इनका भी क्या करना है, तो ये भी साथ ही भुगता देंगे, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ो, लैंड, हाँ वर्किंग कैपिटल आइटम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, हाँ लेजर, अच्छा चलो लेजर सही यार, लड़दे क्यों, एलो लड़ ही जानते हो मैनू ते जी। ब्रॉड डाउन 25 100 भी है, अच्छा चलो, क्लोजिंग 1810, रीडू कर रहे हैं, बने बनाए लेजर, ये उन्होंने बनाए थे, हम दोबारा बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने बनाकर क्लोजिंग बैलेंस शीट में पहुंचाया है लेजर। हमें ये देखना है कि इसमें से कैश कितना आया या गया था, हमें वो चाहिए होगा, हमने अब कैश फ्लो बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पहले बन चुकी है, ठीक है, सब कुछ ओके है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर खुद से अज्यूम करनी, जब तक कह ना दे, पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बिल्कुल सही बनी हुई है, यस कोई करेक्शन नहीं है, एरर कर रही है आपने यहाँ पे, एक सवाल है बस, उसके अलावा नहीं, ठीक है, गलती होगी तो खुद बताएगा, ओके। अच्छा नेक्स्ट, बिल्डिंग, हाँ ये तो वर्किंग वन में जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अच्छा सॉरी वर्किंग कैपिटल आइटम है, अच्छा लेजर सही, बिल्डिंग्स, ओपनिंग 2300, क्लोजिंग 2800, 2800। अच्छा अब बिल्डिंग जो है ना वो एट कॉस्ट पड़ी है, ऐसे ही है, क्योंकि कैसे पता लगा, उनकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो अलग पड़ी है, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन बताओ, ओहो ब्रॉड डाउन इधर लिख रहे थे हम, अक्यूमुलेशन की नेचर क्रेडिट है, तो देखो साथ ही आया, तो ये ओपनिंग 720, क्लोजिंग 890, ठीक है, तो ये भी आपका लेजर 720 और 890, सवारी 90 स्पीड 890, अच्छा आज 890 हो गया जी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इक्विपमेंट, ये कौन सा आइटम, लेजर, और इसकी इक्विपमेंट भी लेजर, ठीक है। तो बताओ जी इक्विपमेंट का ओपनिंग 1150 और क्लोजिंग 1200, और इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 350 और क्लोजिंग 383,
उसके बाद खत्म एसेट्स, लायबिलिटी शुरू हो गई। अकाउंट्स पेएबल, वर्किंग कैपिटल आइटम, इंतजार करो। पेजेस पेएबल, यार तुम जरा इंतजार करो, एक बताना है यहाँ से, उस्ताद ने एक बताना है, तो बस शिगिर्दों ने सारे फिर खुद भी कर लेने हैं। तुम जरा सब्र करो, एक ही बार हम आते हैं, आइंदा नहीं, आज के लिए। नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म लोन, लेजर बनेगा, लेजर 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 नहीं बनेगा, वर्किंग कैपिटल आइटम है, वर्किंग कैपिटल आइटम है। हाँ क्या हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, शॉर्ट टर्म लोन। चलो यहाँ पे अब जगह बच रही है। पूरा फॉर्मेट ऐसे नहीं बनाना पर्चे में प्लीज, जो होंगे जैसे साथ साथ लिख रहे होंगे, हमारे सवाल में 2 ही आएंगे बस, और ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म लोन कितना? ओपनिंग 500 तुस्सी और क्लोजिंग, क्या मतलब चेंज ही नहीं आया? कोई गल नहीं, नहीं आया थे, लिख लो ओपनिंग क्लोजिंग, क्या डेथ बढ़ती है हमें लिखते हुए हैं। 500 तुस्सी, लो ले जी, ये हो गया। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग टर्म लोन। चलो अब जा ही रहा है सब कुछ वर्किंग कैपिटल में, तो और वर्किंग मान में तो ले ही जाते हैं। हाँ इधर ले, हाँ फिर अच्छा अच्छा, लेजर से लेजर बनाना है, तो लॉन्ग टर्म लोन में ये यहाँ बना लेते। तो ये लेजर्स आप जरूरत के हिसाब से ओपन करते हैं। मैं तो बताया ना कि आप लोग थे नहीं, तो मैंने कहा चलो वेला खड़ा हूँ लेजर ही बना दूं। कुछ तो लेजर तो बनने ही है ढेर सारे, मैं देखा था सवाल को, तो मुझे नजर आया मैंने बना दिए, आपने जरूरत के हिसाब से। ठीक है जी। ओपनिंग इधर भी देखा करो किस तरफ लिख रहा हूं मैं, रोका करो। हाँ जी, ब्रॉड डाउन 1160, अच्छा, और क्लोजिंग 9। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल। अच्छा, अब ये सवाल भी आपके लेवल के अब नहीं है, ये छोटा सा पुराना सवाल है। सोल प्रोपराइटर, आप तो कंपनी के अकाउंट्स आएंगे ना आपको, तो कोई नहीं, आपने पढ़ तो लिया है। कैपिटल ये वो बचपन वाला कैपिटल है जो मैंने जब आपको वो इवेंट शुरू कराई थी तो पहले यही बनवाया था, बचपन वाला शेयर कैपिटल, जिसके अंदर क्या होता है जी? शेयर कैपिटल, सॉरी कैपिटल। ओपनिंग भी इसी में, प्रॉफिट भी इसी में, ड्राइंग्स हैं तो वो भी इसी में, और क्लोजिंग भी इसी में। फिर आप बड़े हो चुके हैं, आपने ये देख लिया हुआ है कि अब कैपिटल नहीं, अब शेयर कैपिटल आता है और रिटेन अर्निंग्स आती हैं। तो ये इंशाल्लाह कल, होपफुली कल से ये शुरू हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आज ये वाला इंट्रो वाला, तो आज इंट्रो वाला है। आज कोई कैश अगर ओनर घर से लाएंगे तो वो भी इसी में निकलेगा, इसी में कैश भी इसी तरफ आता था ना, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, तो कैश भी इसी में ही आता है। ठीक है, लेकिन कल से फिर ये आपका रूटीन वाला सवाल शुरू हो जाएगा। शेयर्स इशू करना आपको आता है, वो शेयर कैपिटल में आते हैं, रिटेन अर्निंग्स, अब सब कुछ ये पढ़ के यहाँ पे आए हैं ना, ऐसे तो नहीं मुंह उठा के आए। शेयर कैपिटल में क्या चीज़ डेबिट क्रेडिट, रिटेन अर्निंग में क्या चीज़ डेबिट क्रेडिट, अब तो सब पता है आपको, हम तो सब पता है थानू। ठीक है, तो आज तो सिर्फ शेयर कैपिटल की बजाय कैपिटल का अकाउंट है, तो अच्छी बात है। कैपिटल के अकाउंट में सब कुछ ही आना है। कैपिटल में ब्रॉड डाउन भी होगा, कितना? 02। कैरी डाउन भी आना है, अच्छा, प्रॉफिट भी इसी में आना है, ड्राइंग भी इसी में, और फिर अगर को कैश इनफ्लो हुआ है तो वो भी इसी में आना है। ठीक है, अब बस एक छोटी सी बात आखिरी सुने, उसके बाद मैं पार्ट 2 शुरू करूंगा। आपने ब्रेक में भी लगे रहना है, और पार्ट 2 शुरू होने के बाद भी जो मैंने सारा कुछ किया है, कुछ बच्चे साथ कर रहे थे, किस किस ने साथ नहीं किया? अच्छा, कितनी देर में ये सारा काम यहाँ पे हो जाएगा? फॉर्मेट तो बना हुआ है ना? ठीक है, 5 मिनट वाले निकल जाए मेरी क्लास से, आप लोगों के पास सिर्फ ये 1 मिनट है, आप इतनी देर में पार्ट 2 शुरू कर लें।